साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे। किसी देश का रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि वह किसी भी देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा से जुड़ा मामला होता है। जब एक देश अपने रक्षा उपकरणों और तकनीकों में आत्मनिर्भर होता है तो उसे बाहरी देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अगर एक देश अपने रक्षा उपकरणों का उत्पादन खुद करता है तो उसे आपात स्थिति में किसी भी देश से सामान प्राप्त करने में समस्या उत्पन्न नहीं होती। साथियों, आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग एक देश को बाहरी ताकतों के दबावों या आपूर्ति श्रृंखला में सप्लाई चेन में किसी भी खलल से बचाता है। और आत्मनिर्भरता से रक्षा सामग्री का निर्माण जब घरेलू स्तर पर होता है तो इससे विदेशी रक्षा उपकरणों को खरीदने में होने वाली जो लागत होती है वह कम होती है और इससे देश के रक्षा बजट में जो है बचत होती है। जब एक देश रक्षा उपकरणों का निर्माण खुद करता है तो उसे नई तकनीकों का विकास करने और अपनी सेना को अत्याधुनिक उपकरण प्रदान करने का अवसर भी मिलता है। और यह न केवल सेना की ताकत को बढ़ाता है बल्कि अन्य उद्योगों में भी विकास को बढ़ावा देता है। साथियों, आत्मनिर्भरता से एक देश जो है वैश्विक मंच पर मजबूत स्थिति में होता है। आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग एक मजबूत कूटनीतिक हथियार भी बन सकता है, जो हम बराबर देखते आ रहे हैं। यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। इसमें संदेह नहीं कि भारत ने हाल ही के वर्षों में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। और भारत ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा उत्पादन में स्वदेशी उपकरणों और तकनीकी विकास पर जोर दिया है और जिसके नतीजे हम देख रहे हैं बहुत संतोषजनक हैं। इसके लिए कई पहलकदमियां भी शुरू की गई हैं और भारत ने कई स्वदेशी रक्षा प्रणालियों का विकास किया है। जैसे कि हम देखते हैं तेजस विमान है, अर्जुन टैंक है और आकाश मिसाइल प्रणाली। साथ ही भारत ने विभिन्न प्रकार के हल्के और भारी हथियारों का उत्पादन भी शुरू किया है। भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने कई उन्नत प्रौद्योगिकियों और रक्षा उत्पाद विकसित किए हैं। उदाहरण के लिए अग्नि है और पृथ्वी मिसाइल प्रणालियां हैं और युद्धक विमान तेजस, इसका हम उदाहरण कह सकते हैं। इसको उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं। साथियों, बॉयलर है और उपग्रह निर्माण के क्षेत्र में भारत ने आकाशवाणी संचार और निगरानी के लिए उपग्रहों का विकास किया है जो देश की सुरक्षा और संप्रभुता को सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अभी कुछ क्षेत्रों में हमें विदेशी तकनीकी साझेदारी की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि उच्च तकनीकी युद्धक विमान, पनडुब्बियां और कुछ मिसाइल प्रणालियां। यहाँ पर हमें बाहरी देशों की जरूरत पड़ती है। इसलिए ये इन सभी मुद्दों पर मेरा यह आज का ज्वलंत मुद्दा है और सभी इन बातों को समेटे हुआ है यह मेरा ज्वलंत मुद्दा। और उम्मीद करता हूं कि आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से जो है भारत के रक्षा क्षेत्र की एक स्पष्ट तस्वीर सामने आ जाएगी कि कहाँ भारत आज रक्षा क्षेत्र में खड़ा है। साथियों, हाल में रक्षा मंत्रालय ने सूचित किया है कि मेक इन इंडिया पहल के शुभारंभ के बाद से 2023-24 में भारत के स्वदेशी रक्षा उत्पादन में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही भारत का स्वदेशी रक्षा उत्पादन अब रिकॉर्ड 1,27,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रक्षा उत्पादन में वर्ष 2014-15 के 46,429 करोड़ के मुकाबले 174% बढ़ोतरी हुई है। मंत्रालय का यह भी कहना है कि विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर रहने वाला देश जो भारत है अब स्वदेशी विनिर्माण में उभरती हुई शक्ति बन गया है और घरेलू
क्षमताओं के माध्यम से अपने सैन्य बल का निर्माण जो है कर रहा है। वहीं देश का रक्षा निर्यात भी अगर हम देखें, वर्ष 2013-14 के 686 686 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 21,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। तो यह वृद्धि भी जो है, इस वृद्धि को भी हम एक शानदार वृद्धि कह सकते हैं। साथियों, यह पिछले एक दशक में 30 गुना वृद्धि के साथ अब तक के सर्वाधिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। और मंत्रालय ने यह भी कहा है कि सरकार ने रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी के लिए कई कदम भी उठाए हैं, और जिनके परिणाम जो हैं काफी अधिक उत्साह भरे या कहें कि आशाप्रद रहे हैं। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार सरकार जो है एक सशक्त रक्षा औद्योगिक तंत्र के निर्माण के लिए सुधारात्मक नीति जो है बना रही है। और इस नीति का जो उद्देश्य है, आत्मनिर्भर और प्रौद्योगिकी स्तर पर सहयोग को बढ़ावा देना है। क्योंकि आत्मनिर्भरता और प्रौद्योगिकी ये जो हैं, ये दोनों ही सहयोग अगर रक्षा क्षेत्र में आगे एक साथ काम करते हैं तो निश्चित तौर पर रक्षा क्षेत्र जो है दिन प्रतिदिन आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ेगा। साथियों, राजनाथ सिंह ने रक्षा और वायु क्षेत्रों में राष्ट्र की प्रगति का उल्लेख करते हुए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के सफलतापूर्वक विकास पर बल दिया है। उनका यह भी कहना था कि भारत उन चुनिंदा राष्ट्रों में शामिल है जो लड़ाकू विमान हैं और परमाणु पनडुब्बी हैं, विशेष प्रकार की जो हैं युद्धक टैंक हैं, और अंतर्राष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल के निर्माण और उत्पादन। यानी इन क्षेत्रों में जो है भारत चुनिंदा राष्ट्रों की पांत में एक प्रकार से खड़ा है। साथियों, यहाँ यह भी ध्यान देना जरूरी होगा कि जो विदेशी कंपनियां भारत में आज कारोबार शुरू करना चाहती हैं और भागीदार बनना चाहती हैं, उनके लिए वायु क्षेत्र और रक्षा क्षेत्र में अनेक अवसर उपलब्ध हैं। और यदि वे निवेश करना चाहें तो यह दोनों के लिए, विदेशी कंपनियों के लिए भी और भारत के लिए भी जो है एक प्रकार से विन विन सिचुएशन हम इसको कह सकते हैं। साथियों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत का रक्षा परिदृश्य 2025 में एक बड़ा बदलाव देखने के लिए तैयार है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय खरीद प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण, स्वदेशी निर्माण क्षमताओं के विस्तार और अनुसंधान एवं विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी सुधार योजना शुरू कर रहा है, और जिस पर तेजी से काम हो रहा है। और इससे भी आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। साथियों, रक्षा मंत्रालय ने 2025 को इसीलिए सुधारों का वर्ष घोषित किया है। 2025 में रक्षा मंत्रालय साइबर एवं अंतरिक्ष जैसे नए क्षेत्रों और उभरती प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करेगा, यह भी रक्षा मंत्रालय का कहना है। अभी सरकार का जो प्रमुख ध्यान है वह रक्षा अधिग्रहण प्रक्रियाओं, जिसे हम कहते हैं डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर, डीएपी के पुनर्गठन पर है। और इसका उद्देश्य जो है खरीद प्रक्रियाओं में देरी को कम करना और उन नौकरशाही बाधाओं को समाप्त करना है जो लंबे समय से रक्षा आधुनिकीकरण में बाधा डाल रही हैं, और जिससे रक्षा का जो आधुनिकीकरण है, उसका मॉडर्नाइजेशन जो है वह नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा सरकार ने स्वदेशी निर्माण और R&D को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। और यह दोनों जो हैं, ये दोनों कदम भी जो हैं रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण होंगे आने वाले समय में। हालांकि भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी विनिर्माण अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसकी रक्षा निर्माण क्षमता इसके समग्र आर्थिक स्तर की तुलना में अपेक्षाकृत अभी छोटी है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें अभी बहुत कुछ
किया जाना बाकी है। और इस अंतर को पाटने के लिए सरकार रक्षा R&D को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को अधिक संसाधन आवंटित करने की योजना बना रही है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO आने वाले वर्षों में जो है रक्षा बजट में R&D खर्च को 5% से बढ़ाकर 15% तक करने का लक्ष्य उसने लक्ष्य जो है वो रख रहा है। और इस प्रकार यह रक्षा बजट में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो खर्च है, इसकी बढ़ोतरी से भी निकट भविष्य में रक्षा क्षेत्र को लाभ मिलने की संभावना है। एयरो इंजन के विकास के क्षेत्र को विशेष रूप से प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार ने संकेत दिया है कि विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं, फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, OEMs के साथ संयुक्त उद्यम प्रगति के लिए महत्वपूर्ण होंगे, यानी इनके साथ जो है संयुक्त उद्यम स्थापित किए जाएंगे। और इस क्षेत्र में लगभग 50,000 करोड़ रुपए तक के निवेश की आवश्यकता हो सकती है, ऐसा सरकार का मानना है। और सरकार इस परियोजना के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और विशेषज्ञता को विकसित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है, कमिटेड है। साथियों, एक अन्य महत्वपूर्ण पहल रक्षा उद्योग के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी पारिस्थितिकी तंत्र, कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम जिसको हम कहते हैं, उसका निर्माण करना है। सरकार का यह भी एक महत्वपूर्ण पहल या कहें कि लक्ष्य है। इसलिए सरकार जो है स्टार्टअप्स और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज MSMEs की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए नीति में बदलाव कर रही है, ताकि इन पहलों से, इन पहल कदमियों से जो है रक्षा क्षेत्र में और मजबूती आए, तेजी आए। इन सब के बावजूद भारत के रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र यानी डिफेंस इकोसिस्टम की सबसे बड़ी बाधाओं में से एयरोस्पेस जैसे क्षेत्रों में अपेक्षाकृत छोटा विनिर्माण आधार और पुरानी नीतियां हैं, प्रस्तावों के अनुरूप तैयार करने में देरी है और अत्यधिक जटिल प्रक्रियाएं, ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी वजह से भी जो है अभी दिक्कतें आ रही हैं रक्षा क्षेत्र में। और इसलिए यदि रक्षा क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी और नवाचारी बनाने के लिए जो हैं ये बदलाव बहुत आवश्यक हैं। साथियों, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि विदेशी रक्षा सामग्री पर निर्भरता पूरी तरह समाप्त तो होनी ही चाहिए, और इसे हम आत्मनिर्भर महाशक्ति बनने की एक पूर्व शर्त भी कह सकते हैं। अभी हम इस प्रश्न पर उलझे हैं कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान अमेरिका से खरीदे जाएं या रूस से। वहीं चीन ने 6ठी पीढ़ी के स्वनिर्मित लड़ाकू विमानों का परीक्षण शुरू कर दिया है। लेकिन भारत का जहां तक संबंध है, 4थी पीढ़ी के स्वनिर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस की वायुसेना को अपेक्षित आपूर्ति ही जो है वो नहीं कर पा रहा है। और इसको लेकर बीते दिनों वायुसेना प्रमुख ने अपना एक प्रकार से अपना नाराजगी भी या कहें कि असंतुष्टि भी जाहिर की थी। लेकिन यह भी हकीकत है कि अगर हम यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी दबाव मान लेते या उसके सामने झुक लेते, तो संभव था कि तेजस के लिए जरूरी अमेरिकी कंपनी GE के इंजन हमें मिल गए होते, क्योंकि तेजस भी जो है अभी पूरी तरह से स्वदेशी नहीं है। इसके अलावा और यहाँ हम इसकी भी अनदेखी नहीं कर सक की जानी चाहिए कि रूस सैकड़ों प्रतिबंधों और दबावों के बावजूद 3 सालों तक यूक्रेन युद्ध इसलिए जारी रख पा रहा है क्योंकि वह हथियारों के निर्माण और ऊर्जा संसाधनों के मामले में आत्मनिर्भर है। तो इससे भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि अ, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने का क्या महत्व है।
इस प्रकार की क्षमता ही किसी देश को सही मायनों में संप्रभु महाशक्ति भी बनाती है। और इसी क्षमता का परिणाम है कि अमेरिका भी जो है अब रूस के साथ दोस्ती की बात करने लगा है। और हालांकि प्रारंभ में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तो रूस पर उसने अनेकों प्रतिबंध अ, जो है उस पर लगाए। साथियों, हम यहाँ इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि रक्षा क्षेत्र में भारत विभिन्न देशों पर अपनी निर्भरता के चलते आज तक कोई युद्ध इतने समय तक चला ही नहीं पाया। और युद्ध के मैदान में जो अ, अ, जीती बाजी भी हम विदेशी दबाव के चलते वार्ता की मेज पर एक प्रकार से हारते रहे हैं। और यह हमने देखा है। 1971 का युद्ध अगर हम लें, गुलाम कश्मीर पर कोई निर्णायक फैसला लिए बिना जल्दीबाजी में इसलिए समाप्त किया गया था क्योंकि सोवियत नेता अमेरिका से एक सीमा से अधिक झगड़ा मोल लेना नहीं चाहते थे। और हम रक्षा और दूसरे मामलों में जो थे सोवियत संघ पर निर्भर थे। वस्तु स्थिति यह थी 1971 के युद्ध की। और यही कारण है कि भारत के पहले सीडीएस रहे स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत चाहते थे कि यदि कोई स्वदेशी रक्षा उत्पाद गुणवत्ता के मुकाबले में या गुणवत्ता की दृष्टि से 70% मानक भी अगर पूरी करता है, 70%, तो विदेशी साजो सामान के मुकाबले उसे वरीयता मिलनी चाहिए। इसके पीछे उनकी सोच यही थी कि ऐसा करने से देश का धन जो है देश से बाहर नहीं जाएगा और बिना किसी दूसरे देश की नीतिगत प्राथमिकताओं का दबाव झेले ऐसे रक्षा उपकरणों का अनवरत उत्पादन जो है अपने देश में किया जा सकता है। और यह सोच जो थी उनकी एक प्रकार से आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र की को ही उजागर करती है। हम यहाँ साथियों यह भी नहीं भूल सकते कि गुणवत्ता में सुधार जो है एक क्रमिक प्रक्रिया है और जिसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण चीन है। चीन भी शुरुआती दिनों में हथियारों के लिए सोवियत संघ पर निर्भर था, परंतु एक समय के बाद जो है उसने जो लड़ाकू विमान और युद्धक उपकरण एक बार सोवियत संघ से खरीदे, उनकी नकल वो करके वैसे ही वो उत्पाद उसने बनाने की स्वयं बनाने की कोशिश की और वह उसमें सफल भी रहा। तो साथियों, आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दूं कि चीनी सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से जो है अपने छात्रों को पढ़ने विश्व भर के शीर्ष विश्वविद्यालयों में भेजा और जहां उन्होंने उच्च तकनीक से जुड़ा ज्ञान हासिल किया। बाद में विदेशी कंपनियों से भी ऊंचे पैकेज देकर चीन ने उन्हें जो है वापस बुलाया ताकि वे अपने देश के लिए काम कर सकें। और चीन अपने इस प्रयास में पूरी तरह सफल भी रहा। तो सोवियत संघ ने भारत और चीन को मिग 21 विमान 1961-62 में लगभग एक ही समय में जो है बेचे थे। मिग 21 विमान जो है सोवियत संघ से भारत और चीन को मिले थे। और चीनी इंजीनियरों ने मिग 21 और सुखोई 15 के डिजाइन की नकल करके 1980 तक आते आते, यानी 1961-62 से 1980 तक का समय जो है उसके आते आते चीन ने अपना लड़ाकू विमान एट जे8 जो है बना डाला। और 2017 में स्वनिर्मित 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान जे20 को चीन ने अपनी वायुसेना में जो है शामिल कर लिया। तो यह यात्रा चीन की रही 61-62 से लेकर के यहाँ 2017 तक की। तो
एक सुझाव यहाँ पर यह भी दिया जा सकता है कि वायुसेना की आवश्यकताओं और भारत की जो सुरक्षा है, आवश्यकता और सुरक्षा, इनकी चुनौतियों को देखते हुए अब सीमित मात्रा में ही विदेशी लड़ाकू विमानों की खरीद की जाए भारत सरकार की तरफ से। और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो भी विदेशी लड़ाकू विमान खरीदा जा रहा है, या कहें कि जिसकी खरीद की जा रही है, उसकी अधिकतर तकनीक का भी भारत को हस्तांतरण हो, ताकि भारत भी चीन की भांति अपना इस क्षेत्र में जो है अपना आगे कार्य करे। इसलिए विदेशी लड़ाकू विमान खरीदने के बजाय राष्ट्रीय मिशन मोड पर स्वदेशी लड़ाकू विमान के निर्माण पर जोर देना, हम कहें कि एक प्रकार से समय की मांग है और यह बहुत जरूरी है। स्वाभाविक है कि इसके लिए आवश्यक अनुसंधान के लिए भारी मात्रा में वित्तीय संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। भारी मात्रा में वित्तीय संसाधन जो हैं उपलब्ध कराने होंगे, और समय पर बिना ढील बरते सरकार के स्तर पर वित्तीय संसाधनों को उपलब्ध कराने की चुनौती भी सरकार के समक्ष होगी, और सरकार इसे आसानी से पूरा भी करेगी अपने आत्मनिर्भर भारत के तहत। साथियों, सरकार को चीन की भांति विदेशों में काम कर रहे उच्च कोटि के भारतीय इंजीनियरों को किसी भी कीमत पर वापस भारत में लाना चाहिए, जिससे भारत सही मायनों में एक आत्मनिर्भर महाशक्ति बन सके। क्योंकि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का अ, तात्पर्य अगर हम लें, एक प्रकार से आत्मनिर्भर महाशक्ति के रूप में भी हम इसको ले सकते हैं। और देश यदि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा तो स्वाभाविक है कि उसकी गिनती जो है अ, विश्व में महाशक्ति के रूप में भी होगी। और मौजूदा उथल पुथल के दौर में तो यह और भी बहुत जरूरी है। तो साथियों, यही मेरा आज का मुद्दा था जो मैंने आपके समक्ष बांटा, शेयर किया। आप अपनी टिप्पणी अवश्य दें, पसंद नापसंद जो आप देना चाहें, स्वागत करता हूं। और बाजार में मेरी कुछ पुस्तकें उपलब्ध हैं, डिस्क्रिप्शन में पुस्तकों का लिंक दिया है, अध्ययन करना चाहें तो कीजिएगा, अवश्य लाभान्वित होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मिलता हूँ फिर किसी नए ज्वलंत मुद्दे पर। तब तक आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए, लेकिन मेरे आने वाले ज्वलंत मुद्दे का अवश्य बेसब्री से इंतजार करते रहिए। तो पुनः एक बार नमस्कार।